मणिपुर तक पहुंचाने का काम। तो आप देख रहे थे मणिपुर से बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह को जो लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे। और हम वापस लौटते हैं अपनी खबर पर, जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो तमाम चुनाव घोषणा पत्र है वो खामोश है, और लगातार कहते हैं कि संविधान खतरे में है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर खामोश है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो देश में चुनाव नहीं होंगे और देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए इस चुनाव में विपक्ष को साथ आना ही होगा। ये लोग फिर दोबारा अगर गलती से चुन के आए बीजेपी और आरएसएस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये तुम ध्यान में रखो। और इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा जी, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ रहे हैं। कुछ थोड़ा कनेक्शन लाइंस में प्रॉब्लम है, उसको जोड़ा जा रहा है, फिलहाल ठीक किया जा रहा है। विनोद मिश्रा जी, अगर आपके साथ शुरू करना चाहें तो ये जो चुनाव है ये अपने आप में निराला है, जहां पर कई बार विकास की बात को पीछे छोड़ करके जो तमाम नैरेटिव हैं उनके ऊपर चुनाव हो रहा है, और जो विषय हमको सूट करते हैं उन्हीं की बात करेंगे, दूसरों की बात नहीं करते। निखिल, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि आज जब आपके ही रिपोर्ट से आता हूँ कि जो दुनिया की हालात है, उस हालात के बीच में भारत में लोकतंत्र के लिए आज ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के इस जश्न में जनता को एक भरपूर सहयोग सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस तरह में आप ये देखिए कि कल परसों में जिस तरह ईरान ने एक तरह से आक्रामक लड़ाई की एक नई शुरुआत इजराइल के साथ की है, और 300 से ज़्यादा जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल दाग के उन्होंने एक, आप ये समझ लीजिए कि वो एक नया पोल खोल दिया है युद्ध के, जो अभी लगभग 3-4 जगह ऐसे ही रूस यूक्रेन के बाद, इजराइल हमास के बाद, और सऊदी अरब सीरिया के बाद, ईरान के बाद, और इस तरह से एक नया जो आपके साउथ ईस्ट एशिया से आप ये देखिए मिडिल ईस्ट में किस तरह का एक घमासान मचा हुआ है। उसके बीच में ये चुनाव हो रहा है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इसके लिए एक भी शब्द नहीं है, इस बात के लिए कोई एक चिंता नहीं है। ये देश है भारत, जिस बात के लिए पीएम मोदी कह रहे थे कि भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार की क्या कीमत होती है, कि जब आपने देखा कि पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से जहाँ भी आक्रमण हुई, जंग की स्थिति बनी, संकट की स्थिति बनी, भारत के कम से कम हजारों ऐसे प्रवासी लोगों को सकुशल देश लाया गया है। और वो सारे लोगों को जंग के रूस यूक्रेन में तो आपने देखा कि इस जो कॉलेज के बच्चे थे, मेडिकल कॉलेज के बच्चे, उनको उस जंग के बीच से लाया गया था। थोड़ी देर के लिए वहाँ पे तोपों की गोली जो थी वो बंद हुई थी, गड़गड़ाहट। तो इतनी चीजें तब होती है जब आपके देश में एक मजबूत नेतृत्व होता है। इतनी चीजें तब होती है जब आपकी एक स्टेबल सरकार का एक परचम पूरी दुनिया में होती है। यही बात जो मैनिफेस्टो जारी करते हुए पीएम ने कही थी कि लोगों को वोट करनी चाहिए एक मजबूत और स्थिर सरकार के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं, अपने अपने तरीके से वोट मांगते हैं इसमें, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात अभी हम सुना रहे थे लोगों को, और हमने अभी एक साउंड बाइट सुनाया है, तो अगर इतने 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करते लोगों में, तो शायद वो तो एक बेहतर होता। लेकिन जब वो लोकतंत्र की बात करते हैं, खतरे में है, संविधान खतरे में की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये देश की छवि के बिगाड़ने की एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक कोशिश होती है। याद होगा आपको, कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि मेरी छवि बिगाड़ने की जो सुपारी लेते देते लोगों ने अब देश की छवि भी बिगाड़ने की कोशिश करने लगे हैं। तो ये जो चीजें हो रही है, शायद जिस दौर में भारत के पासपोर्ट की अभी एक अपना क्रेडिट है, दुनिया में भारत के पासपोर्ट का एक सम्मान है इंडिया के पासपोर्ट को लेके, और जब आप इस तरह के नैरेटिव बताते हैं यहाँ पे, तो इसका ग्लोबल
ग्लोबल मीडिया क्या इम्पैक्ट स्टोरी के लेके आती है और ग्लोबल मीडिया किस तरह से इम्पैक्ट बनाता है। जो हमने इस दौर में देखा है कि भारत के इतने महत्वपूर्ण चीजें हुई, इतने महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं, एक भी शायद इंटरनेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया है, लेकिन हर निगेटिव खबर की बड़ी हेडलाइन और बड़ी तस्वीर के साथ भारत की खबर दुनिया में छपती है। तो आपको कम से कम अपने भारत की छवि और देश प्रथम की बात जब पीएम कहते हैं, उसकी बात में कोई नैरेटिव नहीं है। वो देश पहला है और देश पहला है तभी ये लोकतंत्र है। जी जी, निश्चित तौर पर अगर इस बात को समझने की कोशिश करें विजय कौशिक जी आपसे, तो ये कहना कि आप लोग चुनाव नहीं जीतेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, अगली बार चुनाव नहीं होगा, ये सब कहां से कैसे साबित करेंगे इस बीच को? या सिर्फ जिसको कहते हैं कि एक नैरेटिव गढ़ने के लिए जमा जमाई जिसको कहते हैं हवाई बातें करना, और उस पर भी ये उस पर ये नहीं सोचना कि इसका जो इस नैरेटिव का असर आपके चुनावों के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से होगा? निखिल भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीडिया का काम करने का अपना एक तरीका है और भारतीय मीडिया का अपना एक तरीका है, लेकिन इस आधार पर आप पश्चिमी मीडिया को फर्जी, बिकाऊ या भारत विरोधी नहीं बता सकते। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसे भारतीय मीडिया उजागर नहीं कर पाया, लेकिन विदेशी मीडिया ने उसे उजागर किया। बहरहाल हम मोदी जी की छद्म नीतियों के बारे में, उनके षड्यंत्रों के बारे में पूरे देश को आगाह कर रहे हैं, तो इसमें पाप क्या है? सबूत के तौर पर अभी पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने, यानी कि मोदी जी की डबल इंजन की सरकार हरियाणा में जो है, इन्होंने घोषणा की कि हरियाणा के युवाओं को इजराइल में नौकरी के लिए भेजा जाएगा। हमने विरोध किया कि भाई इजराइल तो पहले से हिंसाग्रस्त है, वहां तो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उस परिस्थिति में हरियाणा के युवाओं को युद्ध क्षेत्र में झोंकने की जरूरत क्या है? लेकिन आपको जानकर बहुत दुख होगा कि 500 से अधिक युवाओं को वहां नौकरी के नाम पर भारत सरकार द्वारा भेजा गया है। आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं? आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, ये जानकारी, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा आपको दुरुस्त करूं कि दरअसल जिनके जरिए भेजा जा रहा था, गलत जानकारी के साथ भेजा गया था और उनको वापस बुलाया गया था, भारत सरकार ने इवैक्यूएट भी करवाया था। नहीं, ये आपको तो आप ये कहीं से जानकारी लेकर आए होंगे। चलिए ठीक है, नहीं, बाकायदा रिकॉर्ड है, कोई मेरी जानकारी की है। और जब आप अपना जवाब दीजिएगा, चूंकि मैंने बीच में बोल दिया है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक चीज और बोल दूं कि जब आप जवाब दीजिएगा तो ये भी बताइएगा, आपने कहा प्रूफ के साथ बताएंगे। बस विजय जी, मैं एक बात और बता दूं तो आप फिर उसके बाद बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रूफ के साथ बताएंगे तो इस बात का भी प्रूफ दीजिएगा कि अगली बार चुनाव नहीं होंगे अगर बीजेपी जीतेगी। इस बात का कोई प्रूफ कहीं से, कोई क्लू? हाँ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। पहले मैं एक बात का जवाब दे दूं कि उन युवाओं को पूछा गया था कि भाई वहां तो युद्ध चल रहा है, आप क्यों मरना चाहते हो वहां पर? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि यहाँ पर भूखे मरने से अच्छा है कि हम विदेश में जाकर मरें, कम से कम हमारे परिवार को कुछ पैसा तो मिलेगा। ये हमारे पूरे देश की स्थिति है। अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत को चेतावनी दी है कि भी आपके यहाँ जो बेरोजगारी दर है अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर गई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो कि हमारे ऊपर जुल्म करते थे। यानी कि जो मोदी सरकार है उसकी नीतियों के कारण इतना जुल्म बढ़ गया है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, और उसकी वैसे ये मैं फिर आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन इस तरह की बातें मैंने पहली बार अपने जीवन में सुनी है कि कोई कहे कि मैं अपने देश में खुश नहीं हूं, इसलिए विदेश में जाकर रहना चाहता हूं। एक कविता आपने सुनी होगी, विश्वत रेखा का वासी जीता है नित हाफ हाफ कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो अब ये कहना कि हमारे यहाँ हो नहीं रहा इसलिए वहां जा रहे हैं, नौकरी के लिए तो जा सकते हैं, नौकरी के लिए तो जा सकते हैं। चलिए बोलिए। तानाशाही क्या है? तानाशाही है व्यक्तित्ववाद, कि जो कुछ हूं मैं हूं। आज कोई भी विज्ञापन बीजेपी का देख लीजिए, इस बार मोदी सरकार, कहीं भाजपा सरकार लिखा हुआ है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, मोदी जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। जब मोदी जी प्रकट हुए थे कृषि कानूनों को लेकर तो अकेले प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं किसानों को ये नहीं समझा पाया इसलिए वापस लेता हूं। हर चीज का क्रेडिट, टॉयलेट बन रही है तो मोदी जी झंडी दिखाएंगे, ट्रेन चल रही है मोदी जी झंडी दिखाएंगे, भैया फिर मंत्रियों की जरूरत क्या है? भाजपा में जो व्यक्तित्ववाद है वो तानाशाही का दूसरा रूप है, और ये रूप आज देश के ऊपर हावी है। जो बोलता है उसी के खिलाफ सीबीआई ईडी की रेड ऑन रिकॉर्ड सामने आ चुका है कि कंपनियों पर
सीबीआई ईडी की रेड कराई गई और उनसे चंदा ले लिया गया। किसी का जो है टैक्स माफ किया गया तो उनसे चंदा ले लिया गया। ये सरकार घोटालों की सरकार है और इतने घोटाले ठीक है, ये सारी बातें आपने कही, आपने कही नहीं आए तो जेल जाएंगे, इसलिए मोदी जी तानाशाही के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने इतनी देर में ये नहीं बताया विजय जी, ठीक है, आपकी बातें सही हो सकती हैं और आप इनको लेकर पब्लिक में जाइए, लेकिन आपने ये नहीं बताया अभी तक एक बार भी कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी, आपने कहा प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो चुनाव नहीं होंगे, इस बात का कोई क्लू कहां से मिला आपको? मैंने बताया ना कि मोदी सरकार ने इतने गलत कारनामे किए हैं, चाहे सौत समाज से गलत कारनामे किए होंगे लेकिन चुनाव नहीं होंगे, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, ये क्लू कहां से मिला? जो मोदी जी की पॉलिसी। चलिए, अब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं, मैं समझता हूँ, सिद्धार्थ यादव के पास जाएंगे। जवाब क्यों नहीं है? हाँ बताइए, सुनना चाहेंगे? हाँ बताइए, व्यक्ति ने अपनी एक लाइन में बताइए क्या जवाब है। हाँ, एक लाइन में जवाब ये है, जिस व्यक्ति ने भाजपा के अंदर जितने भी सीनियर नेता थे उनको बर्फ में लगा दिया, चाहे वो आडवाणी जी थे, चाहे जोशी जी, चाहे कोई, इसी तरह से देश की इससे चुनाव नहीं होंगे से क्या मतलब है? इससे चुनाव नहीं होंगे तो क्या मतलब है? चलिए, और अब आप पहले व्यक्ति हैं जिसको मैं सुन रहा हूं, वैसे तो बीजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे कि सरकार के मुखिया का नाम, सरकार के मुखिया के नाम से जाना जाता है। जब 10 वर्ष की सरकार की बात करते हैं यूपीए की, तो उसको भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार कहा जाता है। लेकिन मैं आऊंगा, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात जो नुकसान हमारे देश का, आपकी बात आ गई, आपको तानाशाही चलानी है, ठीक है, लोकतंत्र की दुकान के नाम पर क्या निंदा कर रहे हैं मोदी जी? ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। आप एक बात बताइए कि ये इतने सारे जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कर रही है बीजेपी जिससे इतना डरे हुए हैं? ये लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव नहीं कराएंगे आप, संविधान खतरे में है। निखिल जी, ये जो लोग बात कहते हैं कि ये चुनाव अंतिम चुनाव होगा, मैं मानता हूं कि ये ठीक बात कहते हैं, क्योंकि अंतिम चुनाव होगा परिवारवादियों के लिए, ये अंतिम चुनाव होगा भ्रष्टाचारियों के लिए, ये अंतिम चुनाव होगा इन सभी ताकतों के लिए जो देश को कमतर करके आंकना चाहती हैं, ये विभाजनकारी ताकतें जो इस देश के लोकतंत्र को वर्षों से कमजोर करती आ रही हैं। ये निश्चित रूप से उनका आखिरी चुनाव है। ये उन सब लोगों का आखिरी चुनाव है जिनने इन देश की संस्थाओं को, इस देश के सभी हर प्रकार के आयाम को चूस कर उसमें से पैसा निकाल लिया, उसको भ्रष्टाचार में इतना लिप्त कर लिया, उसको इतना कमजोर करने का काम कर दिया। ये उनका आखिरी चुनाव होने जा रहा है। पर ये लोग, इनकी एक आदत हो चुकी है निखिल जी, कि देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, देश की परंपराओं को ये पूरी दुनिया में कमजोर करके दिखाने में जो एक आनंद आता है राहुल गांधी और उनकी इस पूरी कंपनी को, मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कौन सी बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ही नेता है, एक ही, अरे हमारे पास जिस नेता की इतनी चिढ़ के साथ आप बात कर रहे हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, वो हमारी पार्टी के शीर्षतम नेता हैं, उनका नाम लेकर के अगर हम आगे जा रहे हैं तो चिढ़ आपको क्यों है? ये चिढ़ कहीं ऐसे इसलिए तो नहीं क्योंकि आपके पास कोई ऐसा नाम ही नहीं, कोई ऐसा नेता ही नहीं जिसको आप लेकर के लोगों के बीच में जा सके। और इतिहास को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा से होता जा रहा है। हमारी पार्टी में नेता को सम्मान देकर के उसके नाम के आगे चलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ऊपर नहीं बैठाया जाता प्रधानमंत्रियों को। हमारे यहाँ परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं, उसको उसके लिए कुर्सी खाली करवा दी जाती है प्रधानमंत्री से, हमारे यहाँ नहीं होता। पहले भी जब अटल जी हमारे शीर्ष नेता थे तब भी हमारा नारा था, वोट अटल को, वोट कमल को, फिर भी हमारा, तब भी हमारा नाता है एक बार फिर से अटल। हमने कई बार नारे दिए, हमारे मैनिफेस्टोज में लिखे, जाकर के इतिहास देखिए। और आज अगर मोदी की गारंटी पर विश्वास है लोगों को, अगर उसकी एक विश्वसनीयता पूरे देश में बन पाई है, तो ये आपको चिढ़ क्यों है? आज तो वो स्थिति हो गई है। देखिए अभी इजराइल की बॉम्बिंग्स की बात यहां पर चल रही थी, मैं सवाल पूछता हूं आज, और आप हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा। जब पूरे विश्व में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि महायुद्ध हो सकता है, चारों ओर अनस्टेबिलिटी है, ऐसे समय में इंडी गठबंधन की पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में ये मांग करती हैं कि भारत को न्यूक्लियर स्टेट नहीं रहना चाहिए। आप क्यों कमजोर करना चाहते हैं भारत को? आप क्या दिखाना चाहते हैं? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। किसके एजेंडा पे चल रहे हैं? ठीक है, आप कैसे चीन से आपके तार जुड़े हुए हैं और आप भारत के अंदर खड़े होकर के भारत की बात कहने की बात करते हैं और उसको पीछे से चोरी पोपने का काम कर रहे हैं। जाकर के गिरवान में झांक लीजिएगा। इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हमारी पार्टी, निखिल जी अंतिम 10 सेकंड लूंगा, हमारी पार्टी तो सड़कों पर लाठी डंडे गोली खा करके इस संविधान को बचाने के लिए हमारे नेता बड़े हुए हैं।
हमारे कार्यकर्ता उन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़े हैं। हमने वो दौर देखा है, वहां से हमारी पार्टी निकली है। आप किस संविधान की बात करते हैं? आपके जैसा दौर फिर से नहीं आएगा जब कोर्टों पे ताले लगा दिए जाएंगे, नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। आज तक 132 बार देश में प्रेसिडेंट रूल लगा है, 93 बार कांग्रेस पार्टी ने लगवाया है। कभी जाकर के आकलन करिएगा, हमारे पिछले 10 साल में 4 बार लगा है, किसी दशक में अगर सबसे कम लगा तो हमारे दशक में लगा। और फिर आप टीवी में बैठ करके बात करते हैं लोकतंत्र और संविधान। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात। आपका पॉइंट आ गया। विजय कौशिक जी, आपके जो घोषणा पत्र है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें विदेश नीति पर चुप्पी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर चुप्पी और जो इस तरह के मुद्दे हैं उस पर चुप्पी। आप एक जो न्यूक्लियर फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं भारत को, ऐसा आपके गठबंधन के साथी कहते हैं, उस पर आपकी चुप्पी है। देखिए, सुनिए मेरी बात। इस देश में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कांग्रेस सरकार के समय में हुए। इस देश को मिसाइल कार्यक्रम की तरफ ले जाने वाली कांग्रेस है। इस देश की सुरक्षा को मजबूत करने वाली कांग्रेस है। हमारा काम ही हमारी पहचान है। इसलिए हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी जो विदेश नीति थी, गुटनिरपेक्ष नीति, उसकी धज्जियां उड़ाकर मोदी जी ने जो काम किए, उसके चलते आज श्रीलंका हमारा दुश्मन बन चुका है, मालदीव हमारा दुश्मन बन चुका है, नेपाल बन चुका है, भूटान बन चुका है। हमारे अड़ोस पड़ोस के माहौल को मोदी जी ने इस देश के अनुकूल नहीं छोड़ा है। और ये तो इस बात को क्यों नहीं मेंशन किया आपने घोषणा पत्र में? देखिए, उसका एक कारण है। मैंने कहा कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम आएंगे, काम करके दिखाएंगे। हम मोदी जी को नेगेटिव सेट करने का कोई मौका नहीं देना चाहते। ठीक, आज सत्ता में वो है। ठीक है, आप राष्ट्रीय सुरक्षा और उस पर बात करके नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूंगा एक एक सेंटेंसेस में। जी, आपकी बात आ गई विजय जी, आपकी बात आ गई। मैं चाहूंगा उतना ही छोटा जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बीजेपी प्रवक्ता से भी। ये कह रहे हैं कि भाई हम कोई नैरेटिव सेट नहीं करने देना चाह रहे थे, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर हमने खामोशी रखी है। आसपास के तमाम देश गिनाए का उनके साथ संबंध खराब हो गए। निखिल जी, इनके पास कोई नीति नहीं है, इसलिए इनकी खामोशी है। पर खामोशी जिस बात पर मैं तोड़ने के लिए कह रहा हूं, उस पर भी तो जवाब दे दीजिए। आपके गठबंधन के पार्टनर ने ऐसे समय में न्यूक्लियर फ्री स्टेट, हमारे हथियारों को छोड़ देने की बात कही। आप उनके साथ गठबंधन में कैसे हैं और कौन सी नीति की बात कर रहे हैं आप? कहां पे आपने कच्चा तीनों के साथ क्या किया था? वो देश के सामने सच्चाई आ चुकी है। ग्वादर पोर्ट में आपने क्या किया था? अक्साई चीन में आपने क्या किया था? आपने अपने समय में रहते हुए सत्ता में भारत की जमीन को और लोगों को सौंप दिया और विदेश नीति और दोस्ती दुश्मनी की बात करते हैं। कैसी बात हुई है? ठीक है, एक एक करके मैं इस चर्चा को विराम दूंगा। मैं इस चर्चा को विराम दूंगा। विनोद जी से आखिरी मैं चाहूंगा कि इसको सम अप करें इस चर्चा को। विनोद जी, आपको लगता है कि कम से कम जब हम अपने देश की बात करते हैं, इन चुनावों की बात करते हैं, तो तमाम सारी इसको एक तो टोटलिटी में किया जाना चाहिए और दूसरी बात यह भी है कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे पूरे दुनिया में हमारी छवि खराब हो। देखिए, कौशिक जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, दूरदर्शन पे ये हमेशा आते रहते हैं हम लोगों के साथ, लेकिन इतना प्रोपेगेंडा करते हुए मैंने पहली बार उनको देखा है। लेकिन सिद्धार्थ जी ने इनका माकूल जवाब दिया है। विजय जी, जो दस्तूर लेके आप आए थे, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है विजय जी, मैं आपसे भी कभी पूछूंगा कभी कि आज ही आपके प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम राम मंदिर क्यों जाएं। जब उनको न्योता मिला था राम मंदिर जन्मभूमि का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में, तब उन्होंने ये बात कही थी कि चूंकि जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने ये बात कही है कि ये मंदिर में अभी ये प्राण प्रतिष्ठा का समय नहीं है, मंदिर तैयार नहीं है। उसके बाद उनका ऑब्जेक्शन हुआ कि मोदी क्यों, ये किसी साधुओं का काम है, इसमें पीएम मोदी क्यों जा रहे हैं। आज वो एक नया तर्क लेके आ रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि राम मंदिर हम इसलिए नहीं गए कि हमारे जैसे दलित जो है वहाँ उनके लिए दरवाज़ा नहीं खुला है, इसलिए हम दलित हैं और हम इसलिए राम मंदिर नहीं गए हैं। एक नया ट्विस्ट लेके आए हैं। शायद उनको नहीं पता है या आपकी पार्टी ने जानकारी नहीं दी है उनको कभी कि राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था पहला, वो एक दलित ही किया था। कामेश्वर चौपाल का नाम आप देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सिर्फ नैरेटिव को लेके जनता के बीच में है, आपके पास ठोस कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सिद्धार्थ जी ने आपको गिनाया है, जो बात आप जब कहते हैं लोकतंत्र बचाओ का और लोकतंत्र संविधान खतरे में है, तो क्या ये देश भूल गया? अभी 10 साल पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में कैबिनेट के उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था लोगों के बीच में। एक प्राइम मिनिस्टर की अहमियत क्या होती है, ये पार्टी के एक उस समय में प्रेसिडेंट भी नहीं थे, एक जनरल सेक्रेटरी थे, उसने बता दी थी। फिर आप लोगों के बीच में जब ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो लोगों के पास वो शायद
अभी राहुल गांधी का वो फुटेज मालूम है, दिमाग में है। ठीक है, तो आपके साथ में तर्क इसलिए नहीं आप करने के लिए काबिल हैं। आज कम से कम इस बात के लिए मैं कह सकता हूं कि हमने इस इशू को उठाया था कि देश किस मुहाने पे है, इसको समझने की जरूरत है। जो इजराइल का और ईरान में टेंशन है, इजराइल का सीरिया से लेके और जगह हमास का टेंशन है, वो पूरा मिडिल ईस्ट से आपका इम्पैक्ट है। रूस यूक्रेन के जो युद्ध है उसमें आपका पिछले 2 साल से आपके देश पे प्रभाव पड़ा है। आपको उसमें खामोशी, आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि हम फ्रीबी से देश के लोग जो है और आपके नैरेटिव जहां से आ जाएंगे। चलिए अब चर्चा को विराम देंगे। विजय कौशिक जी बहुत शुक्रिया आपका, सिद्धार्थ जी बहुत शुक्रिया, विनोद जी